Assalamu alaikum. So today we are back with another topic that entitles Good Story Writing Step by Step. So हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अच्छी स्टोरी लिखी जाती है. एक एक स्टेप करके समझेंगे एंड आई होप कि समझ आए हम सब व्यूअर्स को, मेरे सब व्यूअर्स को. तो स्टार्ट करते हैं छोटे से टॉपिक से फॉर अंडरस्टैंडिंग कि स्टोरी राइटिंग होती क्या है और करते कैसे हैं. To tell even a simple story will require some practice, and an educated person generally tells a tale badly. He does not mentally look ahead as he tells it and plans it out. So he repeats himself, omit important items which he drags in afterwards out of place, and dwells too long on minor details and fails to emphasize leading points. तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें कोई एक आसान सी स्टोरी भी बतानी है, जैसे कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी बतानी है या कोई भी स्टोरी बतानी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं. अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन या फिर एजुकेटेड भी हम, अगर जिसको लिखनी नहीं आती, जिसको अपनी स्टोरी के ऊपर होल्ड नहीं है या जिसको बताना नहीं आएगा, वो बहुत ही बुरे तरीके से अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करेगा. और वो मतलब पहले से अपने जहन में एक प्लान लेके नहीं चलेगा. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को खा जाएगा और माइनर डिटेल्स के ऊपर फोकस करेगा, और बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आएगा जिनको ड्रैग करने की कोशिश करेगा. हमें ड्रैगिंग स्टोरी नहीं चाहिए, हमें एक सिंपल शॉर्ट और कनेक्टेड चीज़ चाहिए जो पढ़ने में भी मज़ा आता है, और जिसकी वजह से वो जो है ना लीडिंग पॉइंट को अच्छे से बयान नहीं कर पाएगा. तो ये चीज़ होती है जो कि हमें अपनी स्टोरी में नहीं करनी है ये चीज़ें. तो हमारी स्टोरी एक बहुत ही अच्छी हो जाएगी. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि क्या हमें किस तरीके से लेके चलना है. As has been already said, see that you have a clear idea of the plot of the story in your mind before you begin to write. फर्स्ट पॉइंट वो कहता है कि पहले पहले से ही आपके जहन में आपका जो भी अपने प्लॉट है ना, वो लिखने से पहले आपके जहन में क्लियर होना चाहिए. ये नहीं है कि आप लिखते हुए सोच रहे हो, आपने उससे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है बिफोर यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर. आपने अपने दिमाग को क्लियर करना है कि भाई मुझे ये बताना है. Follow the outline, give for example, do not omit any point, and keep to the order in which the points are given in the outline. तो अगर हमें एक आउटलाइन दी गई है कि भाई ये आउटलाइन है, हम मैं अभी आउटलाइन भी समझाती हूँ कि क्या होती है, और बताया गया है कि आपने इस आउटलाइन को देखते हुए एक स्टोरी लिखनी है. ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खा नहीं जाना है और ऑर्डर को बरकरार रखना है. ठीक है. Be careful while connecting points in given outline so that the whole will read as a connect piece of good composition, otherwise the whole will be disconnected and jerky. यहाँ पे वो हमें कहता है कि आपने जब भी जो भी आउटलाइन के पॉइंट्स है ना, उनको केयरफुली दिमाग में रखना है और उनको कनेक्ट बहुत अच्छे से करना है. ये इसके ऊपर मैं पैराग्राफ राइटिंग वाले अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कैसे हम एक अच्छे कनेक्टेड पॉइंट्स लिख सकते हैं और हमें कैसे कनेक्ट करना है अपने पॉइंट्स को. अदरवाइज जो है वो मज़े की नहीं लगती. अगर हमारी स्टोरी इवन है और उसमें कनेक्टिविटी नहीं है तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी. और हम पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में भी पैराग्राफ्स होते हैं, सो हमें पैराग्राफ राइटिंग भी आनी चाहिए टू नो हाउ टू राइट a good story. Use your imagination in filling the details of action, gestures, and conversation that should connect one point with the next. Again, connectivity बहुत important है. Order, unity, and versatility बहुत ही important होती है. पैराग्राफ राइटिंग, essay राइटिंग, स्टोरी राइटिंग बहुत ही मेन पॉइंट्स है जो कि हमें हमेशा जहन में रखना है. हम कुछ भी अगर लिखने लगे, हम किसी भी ज़बान में, हम उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ में लिख रहे हैं, हमें अपने आप को कनेक्टेड रख रहना है. हमने ये नहीं कहना कि भाई मैं जो हूँ वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ या मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम ये है और मैं फलाने साल में पैदा हुआ. भाई आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, नाम बताना है, अपने बताने में अपना बायोडाटा बताना है. देन यू हैव टू टेल आप क्या पढ़ते हो. पहले ये बता रहे हो, बाद में बाकी चीज़ें बता रहे हो, वो फिर अनइवन अनकनेक्टेड लगता है. तो इसलिए जो है ना बहुत ही ज़रूरी है आपके किसी भी राइटिंग स्टाइल में कनेक्टिविटी. Other important points here है कि conclusion of the story is important. The whole story should be made to lead up to it naturally and then should come as a bit of surprise. If you're asked to supply a heading or title to the story, you may choose the main character, object, or incident of the story. For example, the Barber of Baghdad, the pot of olives,
or an accident or a famous proverb that suits the story. For example, no pains, no gains, always go for simple but grammatically and idiomatically good English. तो यहाँ पे वो कहता है कि आपका कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी स्टोरी एक एक यू नो एक नेटवर्क होनी चाहिए आपकी कंक्लूजन के साथ, कि वो एक जैसे स्पाइडर वेब होता है ना, कनेक्टेड होता है, और बीच में स्पाइडर बैठा होता है मेन अपने मुद्दे मेन अपने पॉइंट के साथ। कंक्लूजन भी उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है, और आपकी पूरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होनी चाहिए आपके कंक्लूजन के साथ। और बाकी वो कह रहा है कि आपने अगर आउटलाइन वाला स्टोरी लिख रहे हो तो अब आपको स्टोरी दे दी गई है और आपको बोला गया कि अच्छा जी इसको टाइटल दो, इसके ऊपर एक हेडिंग लगाओ, तो कैसे लगाओगे, क्या क्या करोगे ना, मतलब आप जहन में आएगा यार क्या क्या क्या। तो सबसे ज़्यादा जो मेन कैरेक्टर है या कोई मेन ऑब्जेक्ट है या कोई इंसिडेंट जो हुआ है स्टोरी में, वही आपकी स्टोरी का टॉपिक होता है। जैसे द बार्बर ऑफ बगदाद एक कैरेक्टर है, द पॉट ऑफ ऑलिव ऑब्जेक्ट है, एन एक्सीडेंट एक इंसिडेंट है, या कोई अच्छा सा प्रोवर्ब जैसे नो पेन्स नो गेन्स भी हम लिख सकते हैं, या इस तरह के बहुत से प्रोवर्ब्स होते हैं जो कि हम डाल सकते हैं एज द हेडिंग और द टाइटल ऑफ द स्टोरी। हमेशा सिंपल और ग्रामेटिकली और इडियोमेटिकली गुड इंग्लिश में जाएं, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पैराग्राफ राइटिंग के लेक्चर में। ग्रामर अच्छी हो, इडियोमेटिकली आपका ठीक लिखा हो, बहुत ही ज़्यादा वो मोटे मोटे अंग्रेजी के लफ्ज़ और वोकेबलरी यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इंग्लिश इज़ ऑलवेज द बेस्ट, जो कि एक लेमैन को, एक कॉमन पर्सन को भी समझ आए और एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आए, बस वो ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए। और हम बच्चे ख़ास तौर पे हम स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली गलतियाँ करते हैं, और तभी हमारे जो है ना वो ऐसे राइटिंग में स्टोरी राइटिंग में जो भी कर रहे हैं हमारे उसमें मार्क्स कम आते हैं, तो हमें ज़्यादा तवज्जो अपनी ग्रामर पे देनी है। अब कंस्ट्रक्ट रीडेबल स्टोरी, तो ये एक जो है वो स्टोरी दी गई है जो कि आप पढ़ लीजिएगा, और जिसको मैंने किस तरीके से राइट किया, या आप सब इसको देख के किस तरीके से राइट कर सकते हैं। ये एक असेसमेंट टाइप भी हो सकती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, तो वहाँ पे हम असेसमेंट सॉर्ट भी कर सकते हैं ताकि हमारे अपने पॉइंट्स क्लियर हो जाए, हम थोड़े और टॉपिक्स को देख के उन पे शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं। और इवन ये स्टोरी भी हर बंदा अपनी तरीके से नरेट करता है, हर बंदे के बताने का स्टाइल डिफरेंट होता है, और हमारी नरेशन कभी भी सेम नहीं हो सकती, बिकॉज इस दुनिया में कोई भी बात नहीं होती है, मगर हर बात को बयान करने का हर इंसान का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमने किस तरीके से स्टोरी लिखी है। Once upon a time, there was an old rich lady who became blind. She called in a doctor who, after examining her, he told her that her eyesight could be restored, but he would charge a high sum for it. The lady agreed on the condition that she would pay the fee only if she was cured. She would not pay anything if she didn't get her vision back. The doctor started her treatment. He bandaged her eyes and applied some medicine to her eyes. The doctor was a dishonest man. He saw many valuable things and costly furniture in the house. He planned to steal them. Since the lady was blind, he started removing something or the other every day from the house without the knowledge of the lady. At last the day came when the lady was cured. The doctor asked for his payment, but the lady refused to pay, saying that her cure was not complete. The doctor took the lady to the court. The court asked the lady the reason for not paying the fees. The lady said that her sight was not restored as she could not see the furniture in her house. The judge understood the whole matter. He found the doctor guilty. The case was decided in the favor of old lady एंड द डॉक्टर वाज पनिश्ड। तो ये थी हमारी स्टोरी कि भाई एक खातून थी जो कि ब्लाइंड होगी, डॉक्टर को बुलाया, और ओके यू कैन ऑल रीड इट, आई रियली रेड इट वंस। तो ये हमने एक स्टोरी लिखी है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये इससे कनेक्ट करती है, हमारे इस चीज़ से हमारी ये स्टोरी कनेक्ट करती है। तो टाइटल मैंने पीछे ऊपर ही नहीं दिया, मैंने कहा आगे आपको पेज पे समझाती हूँ कि भाई क्यों हमारी स्टोरी का टाइटल ये है, बिकॉज डॉक्टर डिसऑनेस्ट था। यही हमारी स्टोरी का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था कि उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से वो जो ओल्ड लेडी ने उसको पे नहीं किया, वरना वो उसको हाई अमाउंट पे करने को रेडी थी। मॉरल इस स्टोरी का ये है कि डिसऑनेस्टी नेवर पेज यू बैक, sooner or later you have to pay what you have done. You have to, if you're not loyal, if you did something wrong to someone, and if you're dishonest to your client, your patient, your student, or anybody, so it will never get you paid, right? So ये हमारी स्टोरी का मॉरल हो गया।
Thanks for watching the video.